इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। कुरान पाक की तफसीर तर्जुमे के साथ प्रोग्राम अनवारे कुरान रोजाना दोपहर 4:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आदाब। ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। पुंछ में पाकिस्तानी हमले पर वजीर दिफा ने बदला बयान, कहा पाकिस्तानी फौज की खास टुकड़ी हमले में मुलविस। शहीद फौजी जवानों की अदा की गई आखिरी रसूम, नम आंखों से लोगों ने किया विदा। शहीद फौजियों के बारे में बिहार के वजीर भीम के नाजेबा रिमार्क पर हंगामा, नीतीश की फटकार के बाद वजीर ने माफी मांगी। दुर्गा शक्ति के बैचमेट आईएएस अफसर यूनुस खान पर हिमाचल में रेत माफिया का हमला, हुकूमत ने दिया जांच का हुक्म। दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ कार्रवाई पर रोक का मामला, सुप्रीम कोर्ट पीआईएल पर समाअत को राजी। और आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना की कामयाबी का सिलसिला क्वार्टर फाइनल में दाखिल। वजीर दिफा AK एंटनी ने लोकसभा में पुंछ मामले पर नया बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने तस्लीम किया कि हमले में पाकिस्तानी फौज मुलविस थी। उन्होंने कहा कि फौजी सरबराह जनरल बिक्रम सिंह के LOC दौरे के बाद ये बात वाज़ेह हुई है। Since then, the Chief of Army Staff has visited the area and gone into the details of the matter. It is now clear that the specialist troops of Pakistan Army were involved in this attack when a group from the Pakistan occupied Kashmir side crossed the LC and killed our brave Jawans. We all know that nothing happens from Pakistan side of the line of control without the support, assistance, facilitation and often direct involvement of the Pakistan Army. Those in Pakistan who are responsible for this tragedy and the brutal killing of our 2 soldiers earlier this year should not go unpunished. Pakistan should also show determined action to dismantle the terrorist networks, organizations and infrastructure and show tangible movement on bringing those responsible for the Mumbai terrorist attack in November 2008 to justice quickly. उधर लोकसभा में अपोजिशन लीडर सुषमा स्वराज ने वजीर दिफा के बयान का खैर मकदम किया है। इसके साथ ही उन्होंने एंटनी को इंतबाह दिया कि आइंदा वो ऐसी गलती न करें तो बेहतर होगा। रक्षा मंत्री के प्रति कि जो गलती उन्होंने कल की थी उसको आज उन्होंने सुधारने का काम किया है। मैं उन लोगों को संबोधित करके कहना चाहती हूँ जिन्हें ये लग रहा था कि हम राजनीति कर रहे हैं। हम राजनीति नहीं कर रहे थे। जो गलती रक्षा मंत्री के माध्यम से हुई थी और वो पूरे संसद और देश को उससे संबद्ध करवाना चाहते थे, हम उसको सुधारने की कोशिश में लगे थे। और मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्री ने उस गलती को स्वीकार करते हुए सुधारा है और आज ये कहा है कि पाकिस्तान हमारे रिलेशंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। आज उन्होंने कहा है कि ये जो घटना हुई थी उसमें पाकिस्तान की सेना सीधे जिम्मेदार है। लेकिन मैं रक्षा मंत्री से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की गलती का सुधार आपने किया है वैसी गलती दोबारा ना होने पाए, इसको भी सुनिश्चित करिए। और विपक्ष यहाँ बैठ के राजनीति नहीं कर रहा, बल्कि विपक्ष पूरे
देश की प्रतिबद्धता को आपके माध्यम से और इस संसद के माध्यम से पाकिस्तान को सुनाना चाह रहा था। धन्यवाद। जिसमें आज हम सफल हुए हैं और आज पूरा संसद एक स्वर से आपके इस बयान को संसद एक स्वर से समर्थन करती है और पाकिस्तान को ये संदेश देती है कि आप हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकते। कांग्रेस ने सुषमा स्वराज के जरिए मामले पर सियासत नहीं किए जाने के बयान को मुस्तरद कर दिया है। देखिए, इस विपक्ष को, जबकि उस दिन भी उन्होंने बात कहा था कि जो हमको जानकारी उपलब्ध है, और अगर आज आर्मी की चीज को जाने के बाद ये बात वो कह रहे हैं कि इसमें पाकिस्तान के सैनिकों का या पाकिस्तान की जो स्पेशलाइज ट्रेन ग्रुप था उनका हाथ है, अब इसके बाद ये कहना कि गलती मान रहे, तो फिर अगर नहीं मानना होता तो आज मैं समझता हूँ ये अपडेटेड बयान शायद क्यों दिया जाता। तो उसी चीज पर स्टैंड करते जो आरोप लगा रहे थे कि हम वहाँ की आर्मी को क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तान को अभी भी नहीं। निश्चित पूरी सुषमा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए लगातार इसमें राजनीति को। लेकिन पुंछ में हिंदुस्तानी चौकी पर पाकिस्तानी फौज और दहशतगर्दों के हमले में शहीद हुए जवानों की आखिरी रसूम आज उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई। शहीद फौजियों में 4 का ताल्लुक बिहार रेजिमेंट से था, जबकि 1 मराठा रेजिमेंट से मुंसलिक था। शहीदों की आखिरी रसूम तमाम तर सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। इस मौके पर गमनाक और जज्बाती मनाजिर देखे गए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी फौज के हमले में शहीद होने वाले नायक प्रेमनाथ सिंह का ताल्लुक बिहार रेजिमेंट से था। बिहार के जिला छपरा के जलालपुर के समहोता में प्रेमनाथ की आखिरी रस्मात पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गईं। इस मौके पर मकामी अफराद के साथ साथ बड़ी तादाद में सियासी लीडर और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद मौजूद थे। चिता जलाए जाने से कबल शहीद प्रेमनाथ को फौज और पुलिस एहलकारों ने रिवायती तरीके से सलामी दी। बिहार रेजिमेंट से ही ताल्लुक रखने वाले शहीद शंभू शरण सिंह की भी आखिरी रसूम तमाम तर सरकारी एजाज के साथ बिहार के जिला भोजपुर के जगदीशपुर गांव में अदा कर दी गई। इस मौके पर इलाके के लोग यहां उमड़ पड़े। बताया जा रहा है कि शंभू अगले रोज ही घर वापस आने वाले थे, लेकिन पाकिस्तानी फौज के बुज़दिलाना हमले ने इन्हें इतनी मोहलत नहीं दी। पुंछ में शहीद हुए विजय कुमार राय की आखिरी रस्म उनके आबाई गांव बेहटा के आनंदपुर ठेक ठाक में अदा की गई। शहीद विजय का आखिरी दीदार करने के लिए लोगों की एक बड़ी तादाद वहां जमा थी, जहां लोगों में गम के साथ साथ गुस्सा और एहतजाज भी देखा गया। बिहार में बीजेपी के गिरिराज सिंह ने शहीदों को मुनासिब सरकारी एजाज न देने का नीतीश हुकूमत पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि पटना एयरपोर्ट पर बिहार हुकूमत का कोई भी वजीर मौजूद नहीं था। कि बिहार का बेटा शहीद हुआ है, आप संवेदना प्रकट नहीं कर सकते? आपके मंत्री नहीं रह सकते? क्या आपके परिजन कोई शहीद होते तो आज कार्यक्रम छोड़ करके आप उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एयरपोर्ट पर रहते कि नहीं रहते? क्या 10 लाख रुपया मुआवजा दे देना यही संवेदना है? ये गुरूर के सिवा कुछ नहीं है, संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। इसे देश और राज्य की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ताहम हुक्मरान जेडीयू ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। इस तरह की का आरोप जो है, बीजेपी एकदम बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन वाला जो उनका माइंड है वही बता रहा है। बिहार सरकार ने फैसला किया कि साहब चारों का क्रिमेशन जो है वो स्टेट ऑनर के साथ होगा। सब लोगों को 10-10 लाख रुपया जो है सरकार ने देने के बारे में घोषणा किया। इसके अलावे जिन गांवों के शहीद थे उन गांवों के विकास की बात कही गई, इसलिए ये इस आरोप का कोई मतलब नहीं है। उधर मराठा रेजिमेंट के कुंदालिक माने का जसद खाकी गुज़िश्ता शब कोल्हापुर के पिंपल गांव लाया गया, जहां फौजी हुक्काम ने उन्हें रिवायती तरीके से खराज पेश किया। महाराष्ट्र लाइट इन्फेंट्री के 36 साला शहीद की आखिरी रस्म में भी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। राज्यसभा में एंटनी के बयान पर एहतजाज करने वाले अपने 20 अरकान को नामजद किए जाने पर बीजेपी ने सख्त एहतजाज किया। वक्फे सवालात का बायकॉट करते हुए बीजेपी अरकान ऐवान से वॉकआउट कर गए। बीजेपी अरकान की नेमिंग की पार्टी लीडर वेंकैया नायडू ने इम्तियाजी सलूक से ताबीर किया है। लोकसभा नहीं चलने दे रहे, में आ रहे, हंगामा कर रहे, प्ले कार्ड्स दिखा रहे, आंध्रा तेलंगाना इशू के उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। यहाँ लोग पाकिस्तान का विषय को लेकर, जवानों की स्थिति को लेकर लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे, तो इसलिए इन लोगों का नाम लेना। मैं इसलिए सीधा पूछा चेयरमैन से, जब वो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल का कॉपी मंत्री का हाथ से छीन लिया
और उसको फोड़ा, उस समय क्या कर रहे थे, ये रूल्स का क्या हुआ, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई दिस डबल स्टैंडर्ड्स, व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन। पुंछ में पाकिस्तानी हमले के अलावा पार्लियामेंट में तेलंगाना का मामला भी हंगामा आराई का सबब बना। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान श्रीलंका में कॉमनवेल्थ समिट के मुजवजा इनकाद, इटली में हवाई अड्डे पर एक सिख की पगड़ी उतारने जैसे मामले उठे। लेकिन तेलंगाना की तश्कील के फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश और रायलसीमा से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस और TDP के अरकान ने जोरदार एहतजाज किया। पाकिस्तानी फौजियों के हमले में हिंदुस्तानी फौजी जवानों की शहादत पर पूरा मुल्क सोगवार है। ऐसे माहौल में बिहार के एक काबीनी वजीर ने मुतनाज़े बयान दिया, जिस पर काफ़ी हंगामा बरपा हुआ। बिहार के रियासती वजीर पंचायत भीम सिंह ने कहा कि फौजी जवान शहीद होने के लिए होते हैं। उन्होंने सवाल किया था कि लोग और किस वजह से फौज में आते हैं। चार जानिब से उनके इस बयान की मजम्मत हुई। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इस बयान के लिए भीम सिंह को फटकार लगाई, जिसके बाद भीम सिंह ने बयान पर माफी मांगी। नीतीश ने भीम सिंह के बयान को अफसोसनाक करार दिया। तो बगैर कुछ विस्तार में गए हुए मेरे तोड़ मरोड़ कर किए गए परोसे गए बयान से भी देशवासियों को जो दुख पहुंचा है, जो भावना को ठेस पहुंची है, मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं और एक नहीं 100 बार खेद प्रकट करता हूं। नीतीश कुमार ने आपको फोन किया था फटकार? जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोन आया था और वो उन्होंने ही मुझे बताया है। मैं तो समीक्षा के बैठक में था, तो मुझे पता भी था कि मेरे को और किसी दूसरे चीज को दिखाया जा रहा है। मैं अनभिज्ञ था, क्योंकि मैं लगातार कल से समीक्षा बैठक कर रहा हूँ। तो आपने क्या बोल दिया था? नीतीश कुमार ने क्या फटकार लगाई, आपको डांट लगाई? जी हाँ, उन्होंने अप्रसन्नता जाहिर की। अप्रसन्नता जाहिर की। क्या कहा कि बयान वापस ले? अप्रसन्नता जाहिर की तो काफी है हमारे नेता। इस्तीफे की मांग की जा रही है, इस्तीफा देंगे? अप्रसन्नता जाहिर मैं खेद प्रकट करता हूँ, बाकी तो अब आपने क्या माफी मांगी? नहीं, मैं पीछे की बात बोलूंगा तो फिर एक नई बात हो जाएगी। लेकिन आप एक पत्रकार से ये सवाल कैसे कर सकते हैं कि आपके माता पिता वहाँ क्यों नहीं गए? तो मैं खेद तो प्रकट कर रहा हूँ। इसके लिए भी आप खेद प्रकट करते हैं? मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ, पूरे प्रकरण के लिए खेद प्रकट कर रहा हूँ। मुझे काफी दुख है इस बात का कि हमारे मंत्रिमंडलीय सहयोगी ने इस तरह का बयान दिया, और मैंने जैसे ही इसको देखा तुरंत मैंने फ़ोन पर उनसे बातचीत की और उन्होंने मुझको कहा कि नहीं, मुझसे गलती हुई है और मैं इसके लिए ज़रूर खेद प्रकट करूंगा, माफ़ी मांगूंगा। मुझे बेहद अफसोस है कि इस तरह की बात की गई है, और ऐसे संवेदनशील मसले पर जब खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है, पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज प्यार का, जिंदगी is good, TT Innerwear, TT is good। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड बोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। एक माँ के लिए प्रसव काल जहाँ संतान होने की खुशी लाता है, तो दूसरी ओर जच्चा और बच्चा दोनों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कई जटिलताएं भी साथ लाता है। इन्हीं जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने प्रदेश में राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना शुरू की है।
योजना के तहत प्रसूताओं, नवजात शिशुओं के प्रसव व उसके बाद 1 माह तक चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयाँ, जांच, भोजन और परिवहन निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के साथ ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 1400 रुपए एवं शहरी क्षेत्रों की प्रसूताओं को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के अलावा बीपीएल परिवार की प्रसूताओं को 5 लीटर देशी घी के कूपन भी दिए जा रहे हैं। किराया भी फ्री हुआ है, इलाज भी और ऑपरेशन भी फ्री हुआ है। हम नॉर्मल फैमिली से हमारा इतना खर्चा शायद प्राइवेट में उठा नहीं सकते, इसलिए मैं आया। मैं इस योजना से बहुत खुश हूँ। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना में बीते 2 वर्षों में अब तक लगभग 9 लाख महिलाएं और 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति मिली है। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गैर कानूनी रेत कानकनी के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले एक और आईएएस को ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ रही है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के एसडीएम यूनुस खान पर मुबैना तौर पर कानकनी माफिया ने आज सुबह हमला कर दिया। ट्रैक्टर ड्राइवर ने यूनुस खान को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। रियासती पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके उस पर आईपीसी की दफा 353 के तहत केस दर्ज कर लिया है। यूनुस खान के मुताबिक उन्होंने गैर कानूनी कानकनी की जगह पर छापा मारा, जहां उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। यूनुस खान ने धमकियां मिलने का भी दावा किया है। काबिल गौर बात यह है कि यूनुस खान उत्तर प्रदेश की मअतल आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के बैच की ही है। डीजीपी ने हमले की जांच की यकीन दहानी कराई है। यूनुस खान का कहना है कि रेत माफिया के खिलाफ उनकी मुहिम जारी रहेगी। जो यहाँ सूचना उपलब्ध है उसमें इस मामले में एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसके यह सरसरी तौर पर यह शिकायत है कि जब ये एसडीएम साहब सुबह में चेकिंग के लिए गए थे, उस सरसा नदी है उसके आसपास माइनिंग के लिए, तो रोड से जब गुजर रहे थे तो एक ट्रैक्टर उनके सामने से गुजरा और वो ट्रैक्टर आगे जा रहा था। एक कर्व पर जाकर वो उलट गया और ये समझा जाता है कि जब ये चेकिंग के लिए गए तो इनके डर से शायद वो उलट गया हो और एक दूसरा भी एक ट्रैक्टर कहीं किसी रास्ते से भागने में सफल हुआ, वो भी एक ऐसी जानकारी मिली है। तो इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जैसे हम लगातार इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल भी किया। गवर्नमेंट को इसमें चालान के थ्रू, ऑक्शन के थ्रू हमने लगभग 1 करोड़ के करीब इस सब डिवीज़न से हमने गवर्नमेंट को खनन के जो चालान है वो करके हमने पे किया है। कल हमें जैसे इसमें हमें खबर मिली सुबह कि ऐसे ऐसे अवैध खनन हो रहा है सरकारी ज़मीन पे, तो हमने इसमें अपना एक्शन लिया और हमारा जो उड़न दस्ता था, फ्लाइंग स्क्वाड थी, उसमें हम गए इसमें। तो लगभग 4:45 के करीब ये हादसा पेश आया कि कुछ ट्रैक्टर तो मौके से भाग गए थे, तो उसमें से एक ट्रैक्टर ऐसा जिसको हमने रोकने की कोशिश की पर वो रुक नहीं रहा था, तो उसने हमें 3 बार हिट करने की कोशिश की पुल पर। हमें लगा कि हम नदी में ना गिर जाएं, तो चौथी बार उसने अपनी ट्रैक्टर की जो ट्रॉली थी उसको लिफ्ट कर दिया, ऊपर कर दिया, ग्रेवल सारा नीचे आने लग गया, उसकी ट्रॉली पलट गई है। बस हम उसमें माल बचे हैं और फाइनली वो ट्रैक्टर वाला स्पॉट से भाग गया था। ट्रैक्टर का हमने नंबर नोट करके हमने उसका सारा जो डिटेल थी निकलवाई और उसको पुलिस ने शाम तक ट्रेस कर लिया। ये लगातार चलता रहेगा और मैं किसी भी दबाव या प्रेशर में इसको कम नहीं करूँगा और मुझे अपनी सब डिवीज़न अच्छी चाहिए और फ्री ऑफ एनी दीज प्रॉब्लम। दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ जारी कार्रवाई पर रोक लगाने के ताल्लुक से दायर पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट समाअत को तैयार हो गया है। ये पीआईएल वकील एमएल शर्मा ने दायर की है। चीफ जस्टिस पी सदाशिवम की सरबराही वाली बेंच मफाद आमा के तहत दाखिल इस अर्जी पर 12 अगस्त को समाअत करेगी। अर्जी गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के सन 2009 के एक हुक्म का हवाला देते हुए दुर्गा की मुअत्तली को ख़त्म किए जाने की दरख्वास्त की है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने सन 2009 में अपने एक फ़ैसले में तमाम कलेक्टरों और रियासती हुकूमत के अफसरों को हिदायत दी थी कि अवामी मकामात पर किसी भी इबादतगाह की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाए।
आंध्र प्रदेश के डीजीपी दिनेश रेड्डी ने रेल रोको एहतजाज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने सीमा आंध्रा में रेल रोको एहतजाज के फैसले को वापस लेने की मुत्तहदा रियासत के हामियों से अपील की। उन्होंने रेल रोको एहतजाज करने और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ गैर जमानती केस दर्ज करने की धमकी दी। दिनेश रेड्डी ने कौमी लीडरों के मुजस्समों को नुकसान पहुंचाने पर भी सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। రాకుండా కోట్ల చుట్టూరు తిరుగుతుంటారు. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సమ్మెకందర ఎజిటేటర్స్కి మనవి చేస్తున్నాను. దిస్ ఆర్ ఆల్ నాన్ బెయిలబుల్ కేసెస్. ఎప్పుడైతే గతంలో రైల్వే ట్రాక్ మీదకి వచ్చి మనం అరెస్ట్ చేసి రైల్వే మేజిస్ట్రేట్స్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేశాము, వాళ్ళు ఎప్పుడైతే బెయిల్ ఇవ్వలేదో అప్పుడు వాళ్ళకి అందరికీ అర్థమైంది. కాబట్టి దయచేసి ఆషామాషిగా తీసుకోకండి. వీఆర్ టేకింగ్ ఎ వెరీ సీరియస్ వ్యూ. రైల్ రోకో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఉండేదానికి వీల్లేదు. ఆర్పిఎఫ్ చాలా ఫోర్సెస్ వచ్చినాయి, అదేవిధంగా ఆర్పిఎస్ఎఫ్ కూడా తీసుకొని వస్తున్నాం. కాబట్టి ఫైనలీ ఐఎమ్ అప్పీలింగ్ త్రూ ఆల్ ద సెమైకందర్ ఎజిటేటర్స్ త్రూ యూ నాట్ టు రిసార్ట్ టు రైల్ రోకో. ద ఇంపెండింగ్ రైల్ రోకోని విరమించుకోమని నేను మనవి చేస్తున్నాను. एनसीपी ने उम्मीद जाहिर की है कि फूड सिक्योरिटी बिल पर इत्तेफाक राय हो जाएगा, जबकि कांग्रेस ने कहा है कि उसने अवाम से किए गए वादे को पूरा किया है। सुरक्षा की वह गारंटी है, इसलिए हम लोग इस बिल का समर्थन करते हैं। सरकार में, कैबिनेट में हर जगह शरद पवार जी ने और हम लोगों ने इसका समर्थन किया है। मुझे लगता है कि इस पर आम सहमति बन जाएगी। फूड सिक्योरिटी बिल हमारा कमिटमेंट है। हमने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया था और आज हमने उस वादे को पूरा किया है। फूड सिक्योरिटी बिल आम आदमी, गरीब आदमी से मुताल्लिक बिल है। कोई आदमी इस देश के अंदर भूखा न सोए, ये हमारा कमिटमेंट है और इस कानून से देश के गरीब आदमियों को फायदा पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को राहत दी है। आमदनी से ज्यादा दौलत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मायावती को क्लीन चिट दी थी और ताज कॉरिडोर घोटाले की जांच की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजरसानी की अजदाज दाखिल की गई थी, जिस पर अदालत ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि उसका फैसला ताज कॉरिडोर तक ही महदूद है और अदालत मामले के दीगर पहलुओं पर गौर करना नहीं चाहती। कमलेश वर्मा नामी शख्स ने मायावती के खिलाफ नजरसानी की ये अर्जी दाखिल की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट दिया है, उसमें उन्होंने डिटेल जजमेंट देकर के सारी सुप्रीम कोर्ट की और पुरानी रूलिंग्स को रेफर करते हुए उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो निर्णय पहले का था 2012 का, जो उन्होंने जिसमें एफआईआर क्वैश की थी, वो निर्णय सही है। उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं पाई जाती जिसकी वजह से उस निर्णय को रिव्यू किया जाए। डीए केस में सीबीआई अब आगे नहीं बढ़ सकती है। जो एफआईआर जिसकी बेसिस में वो डीए केस उन्होंने लॉन्च किया था, वो एफआईआर क्वैश हो गई थी और उस क्वैश करने वाली एफआईआर के ऑर्डर को आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से मेंटेन कर दिया है। इसलिए सीबीआई इसमें आगे अब नहीं बढ़ सकती किसी भी प्रकार से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मायावती ने खैर मकदम किया है। 2003 से लेकर ये मामला चल रहा था और हम लोगों को ये पूरा भरोसा था कि हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में जरूर न्याय मिलेगा। हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए तो हमें न्याय मिला, लेकिन कुछ लोग फिर रिव्यू में चले गए। तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार उसके ऊपर मोहर लगा दी है, हमको न्याय दिया है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमको इस मेरा जो मामला था उसमें न्याय दिया। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले के मुलजिम गुजरात के आईपीएस पीपी पांडे को सुप्रीम कोर्ट से भी मायूसी मिली है। अदालत ने पांडे को गिरफ्तारी से अबूरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से इनकार कर दिया है। अहमदाबाद की मकामी अदालत ने 2 रोज़ कबल पांडे की पेशगी जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद पांडे ने हाई कोर्ट से रुजू किया, जिसने सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के मामले में उन्हें कोई राहत नहीं दी। जिसके बाद अबूरी राहत के लिए पांडे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। पांडे फरवरी सन 2013 से दफ्तर में हाजिर नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 29 जुलाई को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की हिदायत दी थी। पांडे पर सीबीआई ने इशरत इनकाउंटर में मुलविस होने का इल्जाम लगाया है। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे।
एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया सऊदी अरब समेत बेशतर खलीजी मुल्कों में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है। सऊदी अरब में खाने काबा में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने खुशू व खुशू के साथ ईद की नमाज अदा की। नमाज ईद में सऊदी शाही ख़ानदान के अफराद भी शरीक थे। सऊदी अरब के लोगों के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुसलमानों ने भी खाने काबा में नमाज अदा की। أكرمها الله سبحانه وتعالى بأن تأتي إلى هذا المكان الطاهر إلى جوار الكعبة المشرفة كي يشهد المسلمون مع بعضهم البعض في هذا المكان। कई एशियाई मुल्कों में भी आज ही ईद मनाई जा रही है। इंडोनेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तादाद में मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। जकार्ता में अल अजहर मस्जिद के सामने बड़े मैदान में नमाज अदा की गई। चीन की राजधानी बीजिंग में शहर की सबसे बड़ी मस्जिद में नमाजी जमा हुए। उधर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के सबब में वाक़े लैकेम्बा की मस्जिद नमाजियों से छलकी पड़ी रही। उधर खाना जंगी से दो चार शाम में भी ईद उल फित्र मनाई जा रही है। सरकारी टेलीविज़न पर सदर बशारुल असद को दमिश्क की मस्जिद में नमाज ईद अदा करते हुए दिखाया गया। बताया गया है कि सदर असद ने अनस बिन मालिक मस्जिद में नमाज ईद अदा की। एक हफ्ते के दौरान ये तीसरा मौका है जब सदर मंजर आम पर देखे गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।